नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आपका डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली परीक्षा आरओ, एआरओ और आपके खंड शिक्षा अधिकारी, इसमें मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलते ही रहते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग अब लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसका जल्दी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उसमें भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से मैथ वाला एक कॉमन टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लगभग हर एग्ज़ाम में या और भी जो वनडे एग्ज़ाम है आपके, उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को लगातार रेगुलर फॉलो करिए और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और इसमें कहीं से भी आपको गुंजाइश लगती है कि इसमें और कुछ किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे इसको ज़रूर मेंशन करिए कि जिससे हम लोग अगली वीडियो और आपके अकॉर्डिंग अच्छी बनाने का प्रयास करें और आपको इसका फ़ायदा मिले। तो आज हम लोग टॉपिक उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, यानी फ़ायदा या नुकसान। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों वर्ड पे चर्चा करते हैं कि लाभ और हानि। लाभ का मतलब और हानि का मतलब क्या होता है। किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर ज़्यादा में बेच देना, ये कहलाता है हमारा लाभ। किसी वस्तु को ज़्यादा मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेच देना, ये कहलाता है हमारा हानि। यानी कम मूल्य पे खरीदा, ज़्यादा में बेचा लाभ, और ज़्यादा मूल्य में खरीदकर कम मूल्य पर बेचा तो इससे होती है हमको हानि। अब इसमें सबसे पहले कितने तरह की वर्डिंग यूज़ होती है, कौन कौन से शब्द होते हैं कि वो कंफ्यूज ना करें हमको क्वेश्चन पढ़ते समय या सॉल्व करते समय एग्जामिनेशन हॉल में। तो क्वेश्चन तो बाद में, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में, उसके शब्दों के बारे में, जैसे शब्द की चर्चा हो गई, लाभ और हानि किसको कहते हैं, क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि कितने तरह की वर्डिंग्स यूज़ होती है, कितने तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि कितने तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद इसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होती है, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है, उसका एंड कैसे होता है। तब फिर बढ़ेंगे हम लोग इसके आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर चर्चा करें, इसके शब्दों का देखें कितने तरह की वर्डिंग को यूज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाई करते हैं, वो होता है हमारा खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे फिर आता है हमारा विक्रय मूल्य, एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। थर्ड नंबर पे वर्डिंग यूज करते हैं ये लोग अंकित मूल्य, एमआरपी। ये क्या होता है? अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, छपा मूल्य, मुद्रित मूल्य। जैसे कोई वस्तु हम लोग खरीदने जाते हैं, उस वस्तु में एक लेबल लगा होता है, उस पर रेट लिखा होता है, मूल्य लिखा होता है, वो होता है हमारा अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस या लिस्टेड प्राइस, छपा हुआ मूल्य। कई शब्दों का प्रयोग इसमें कर देते हैं लोग। अब इन तीन मेन चीज़ों के बाद चालू होता है लाभ, हानि, छूट, इस तरह की वर्डिंग्स। कि इसके बाद जैसे आया हमारे पास लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट, और लास्ट पे आता है छूट यानी डिस्काउंट।
ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरह की वर्डिंग जो ये लोग यूज करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे है इसमें क्रय मूल्य, सीपी, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, वस्तु खरीदी जाए, ये वर्डिंग, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी। या तो शब्द दिया होगा क्रय मूल्य कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपए है, या इस मूल्य पर खरीदा या परचेज किया, बाई किया, परचेजिंग रेट कहलाता है हमारा ये। अब इस मूल्य पर हमको ध्यान देना है, दो चीजों की गणना की जाती है, लाभ और हानि की। यानी लाभ और हानि की गणना जो हम करते हैं वो किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। तो यानी इसके लिए आ गया कि इस पे हमको प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि की गणना जो भी हमको करनी है, कैलकुलेशन करना है, चेक करना है, तो ये दोनों चीजें हम लोग किस रेट पे करते हैं, किस मूल्य पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। और अगर परसेंटेज में इस वैल्यू को हम लेट करते हैं, मानते हैं, तो वो कितना मानते हैं? 100%। यानी खरीदा मूल्य हमारा हो गया, परसेंटेज में कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करते हो तो वो कितने परसेंट करते हैं? 100%। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम आते हैं विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, सेलिंग प्राइस, वस्तु बेचने की बात हो रही है। अब इसके लिए अगर परसेंटेज की बात करें तो इसके लिए कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं होता पहले से, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज चेंज होता रहता है। 100 को बेस मान के अगर हम क्रय मूल्य को एज्यूम कर रहे हैं, क्रय मूल्य को मान रहे हैं 100%, तो उसके अकॉर्डिंग कितना लाभ या हानि हुई है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे विक्रय मूल्य का परसेंटेज क्या होगा। यानी इसके लिए अगर हम परसेंटेज डिसाइड करें तो इसके लिए परसेंटेज डिसाइड होता है 100 प्लस माइनस। प्लस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 10% लाभ पर बेचा तो क्रय मूल्य हमारा कितने परसेंट है? 100%। 10% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? 110%। तो उस समय 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। अभी इसी जगह कह दिया जाए कि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचा मतलब 100% क्रय मूल्य है हमारा, 20% की हानि हुई यानी वो हो गया 80%। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 20 यानी 80। यानी इस जगह की वैल्यू जो है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहेगी, कोई स्टिल वैल्यू नहीं होती इसकी। लेकिन यहां पर क्रय मूल्य की वैल्यू जो होती है हमारी वो स्टिल रहेगी, 100% आपको लेना है। और आगे बढ़ते हैं, अंकित मूल्य पर आते हैं। छपा मूल्य, मुद्रित मूल्य, यानी 3 तरह की वर्डिंग मिल गई, अंकित मूल्य, छपा मूल्य, मुद्रित मूल्य। इंग्लिश में यही आ जाए, प्रिंटेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, मार्क प्राइस, इसका ध्यान। अब यहां पर हमको ध्यान ये देना है, इसको भी परसेंटेज में जब लेते हैं 100% लेते हैं। अब इस जगह से होता है कंफ्यूजन स्टार्ट कि यहां पर अभी आपको बताया गया 100% और यहां पर भी बताया गया 100%। लेकिन यहां पर जो 100% है उसमें आपको ध्यान देना है, इस मूल्य पर हमको केवल 2 चीज कैलकुलेट करनी होती है, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि की गणना। लेकिन जो अंकित मूल्य है इस 100% पे हमको क्या करना होता है? इस पे केवल हमको छूट की गणना करनी होती है, डिस्काउंट की गणना करनी होती है कि 500 रुपए की कोई वस्तु है उस पे 10% छूट मिली, तो ये गणना यानी किस पे हो रही है? अंकित मूल्य पर हो रही है। लेकिन इसी जगह कहा जाए कि 500 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी और उसको 550 रुपए में बेच दिया, तो ये गणना हो रही है क्रय मूल्य से। तो यानी 2 अलग अलग आपके डिपार्टमेंट है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य।
क्रय मूल्य पे आपको कैलकुलेट करना है किस दो चीजों को, लाभ और हानि की गणना जो होगी वो हमारे क्रय मूल्य पे होती है। और इसी जगह अंकित मूल्य की बात करें तो छूट जो मिलती है हमको वो किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। सबसे मेन 3 स्तंभ हैं लाभ और हानि चैप्टर के टॉपिक के, तो इसका हमको ध्यान देना है। अब अभी हम लोगों ने चर्चा की थी लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं। कम मूल्य पे वस्तु खरीदकर ज्यादा मूल्य पे बेचना कहलाता है हमारा लाभ। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, यानी विक्रय माइनस क्रय करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, लाभ। यानी ये कंडीशन बता रही है कि खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य ज्यादा है तो हमको क्या होगा, लाभ। और हानि की कंडीशन कैसी होती है कि कम मूल्य पे बेचा जाए और ज्यादा मूल्य पे खरीदा जाए। यानी किसी वस्तु को आपने खरीदा और उस मूल्य के कम मूल्य पे बेचने पर हमको क्या होगा, हानि होगी। तो यानी इस जगह क्या होगा हमारा, क्रय माइनस विक्रय। क्रय मूल्य इसमें बड़ा होगा हमारा, और लाभ की कंडीशन में क्या होता है, विक्रय मूल्य हमेशा हमारा बड़ा होता है। लाभ और हानि, इसके बाद जो चर्चा बढ़ती है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, पहली चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों चीज हमको कैलकुलेट किस पे करनी होती है, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करनी होती है। कि लाभ और हानि की गणना किस पे होगी हमारी, क्रय मूल्य पर। तो यहां पर अगर हमसे कहा जाए कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना हो रहा है, तो जैसे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यहां पर क्या है, हानि की बात हुई तो यहां हानि आ गई, लेकिन यहां पर क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लॉस अपॉन CP इंटू 100। दोनों चीजों में आपने देखा कि दोनों चीजों की गणना आपने किस पे की, क्रय मूल्य पर की, CP पर की। इसका सबसे मेन ध्यान देना है। यानी ये चैप्टर के वो बेसिक चीज है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन लगाते समय आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम पहले से ही खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद फिर जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका ट्रेडिशनल मेथड शॉर्टकट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले होता है बेस मजबूत करना, किसी चैप्टर के बारे में जानना, उसके नाम के साथ उसकी पहचान जानना, प्लस उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। और उसके बाद फिर जब हम बढ़ेंगे इसके टाइप वाइज क्वेश्चन की, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, शुरुआत कैसे होती है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो वो अगले चरण में पहुंचते हैं हम लोग। छूट की बात हो रही है तो छूट के लिए अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, छूट किस पे मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। छूट आपको मिलेगी हमेशा, कैलकुलेट करनी है आपको अंकित मूल्य पर, MRP पर। तो ये थी मेन कॉन्सेप्ट। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इसका कि उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें सबसे मेन 3 स्तंभ आपको बताए गए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। इनका आपस में रिलेशन कैसा होता है, संबंध कैसा होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग उसके अगले पार्ट पे कि अब यहां 3 चीजें हमको मिली। क्रय, विक्रय और अंकित। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में आने का मतलब प्लस या माइनस। प्लस और माइनस क्या है, क्रय मूल्य में जब लाभ लेकर किसी वस्तु को बेचा जाए या हानि लेकर किसी वस्तु को बेचा जाए तो क्रय मूल्य पे कुछ भी जोड़ना या घटाने के बाद कौन सा मूल्य आता है हमारा, विक्रय मूल्य। और इसी जगह अंकित मूल्य की बात की जाए, छपे हुए मूल्य की बात की जाए, तो इस पे जैसे ही हम छूट देते हैं तो हमारा कौन सा मूल्य आता है, विक्रय मूल्य। यानी ये एक ऐसा मूल्य है जो दोनों से संबंध स्थापित करता है, क्रय मूल्य से भी संबंध स्थापित कर रहा है और अंकित मूल्य से भी संबंध स्थापित कर रहा है।
और इससे एक चीज हमको और क्लियर हो जाती है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। उनके लिए संबंध स्थापित करने की कड़ी है हमारे पास विक्रय मूल्य। यानी अगर विक्रय मूल्य को बीच से हटा दिया जाए तो आप क्रय से विक्रय अंकित पे नहीं पहुंच सकते या अंकित से क्रय मूल्य पर नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक कुर्सी को 200 रुपए में खरीदा गया और इस पे एक लेबल लगा दिया गया, अंकित मूल्य लिख दिया गया 500 रुपए। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि 200 रुपए में एक कुर्सी को खरीदा और इस पे अंकित कर दिया हमने, एक लेबल लगा दिया, उस पे मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस रख दिया 500 रुपए। तो अगर आपसे पूछा जाए कितना लाभ या हानि हुई और सबसे पहले ऑप्शन पे 300 रुपए रखा है, तो 99% 300 पे टिक होने की संभावना है उस कंडीशन पे हो जाती है जब हमने उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। लेकिन अभी हम लोग की चर्चा हुई थी लाभ या हानि के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि विक्रय माइनस क्रय करते हैं हम लाभ आता है, क्रय माइनस विक्रय करते हैं हानि आता है। ठीक, यानी लाभ और हानि की कंडीशन के लिए हमारे क्रय और अंकित जिम्मेदार नहीं होते। तो यानी क्रय दिया है और अंकित दिया है तो हम लाभ या हानि नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं कर सकते वाले ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्रय मूल्य पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसका परसेंटेज अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्या लेते हैं 100%। और अंकित मूल्य के परसेंटेज की बात करें तो इसका परसेंटेज है 100%। लेकिन इस मूल्य पर लाभ और हानि की गणना की जाती है, इस मूल्य पर हमेशा हमको मिलती है छूट। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हम लोग को पड़ सकती है, जैसे ही छूट वाले क्वेश्चन पे पहुंचा जाएगा तो उस समय क्या होगा, इन कॉन्सेप्ट के साथ अगर लगाते हैं क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाता है। लाभ हानि की बात होती है तो इन दो को ध्यान देना है, छूट की बात होती है तो इन दो को ध्यान देना है। यानी जिन दो का आपस में संबंध है उन्हीं संबंधों के आधार पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल बेस यही तक। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आया प्रतिशत चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशत में पढ़ा था कि क्वेश्चन दो भागों में आता है। पहला भाग आपको जानकारी देता है और अंतिम भाग कुछ पूछता है। क्योंकि सबसे मेन गलती कहां पर होती है कि किस प्रतिशत से डिवाइड करें और किस परसेंटेज वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें, जाके किस प्रतिशत से भाग देना है और किस प्रतिशत से गुणा करना है। अगर ये दो चीजें हम सही से रख ले गए तो क्वेश्चन कहीं से गलत होने के लायक नहीं बचता। तो यानी क्वेश्चन दो भागों में आएगा हमारा। पहला भाग आपको जानकारी देगा, अंतिम भाग कुछ पूछता है। तो पहला भाग जो जानकारी देता है हमको, उस प्रतिशत मान से आप क्या करते हो, उस प्रतिशत मान से हमको डिवाइड करना होता है। और अंतिम भाग जो पूछता है उस प्रतिशत मान से हमको करना होता है मल्टीप्लाई। यानी सबसे मेन चीज ये दो हैं कि किस प्रतिशत मान से हमको भाग देना है और किस प्रतिशत मान से गुणा करना है। इसका डिसाइडेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है वो तीन तरीके से करते हैं वो लोग। तीन तरीके। क्वेश्चन दो भागों में आएगा, दो भाग बन गए। पहला भाग का परसेंटेज कहां जाता है, डिवाइड में। अंतिम भाग का परसेंटेज कहां जाता है, मल्टीप्लाई में। डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। यानी क्वेश्चन का पहला भाग का परसेंटेज हमको डिसाइड करना है पढ़ के, और वो परसेंटेज कहाँ रखते हैं, डिवाइडिंग फिगर पे। और अंतिम भाग जो चीज पूछी जा रही है उसको कहाँ पर रखना होता है, उस प्रतिशत को गुणा करने वाली जगह पे। इसका ध्यान। अब यहां पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन की शुरुआत हमने कर दी क्रय से और अंत कर दिया विक्रय पे। क्रय से शुरुआत और विक्रय पे अंत, ये क्वेश्चन का पहला टाइप हो गया। सेकंड पे आते हैं इसी का रिवर्स ऑर्डर
कि क्वेश्चन की शुरुआत विक्रय से हो गई और अंत क्रय पे हो गया। थर्ड टाइप, विक्रय से शुरुआत करके विक्रय पे ही अंत कर दिया जाए। ये स्टार्टिंग मोमेंट पे 3 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, इसका ध्यान थोड़ा सा कि ये चीज हमको पहले से क्लियर है कि क्वेश्चन के पहले भाग का प्रतिशत हमारा कहां जाता है, डिवाइड में, और अंतिम भाग कहां जाता है, उसका प्रतिशत गुणे में। पहला भाग डिवाइड, गुणा, डिवाइड, मल्टीप्लाई। क्रय से शुरुआत करके विक्रय पे अंत करना है, तो यहां से हमको पहले से परसेंटेज डिसाइडेड होना चाहिए कि हमको किस प्रतिशत से भाग देना है और किस प्रतिशत से गुणा करना है। यानी क्वेश्चन की शुरुआत अगर क्रय मूल से है तो हमको डिवाइड करना है। क्रय मूल का प्रतिशत क्या डिसाइड हुआ था, अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने क्लियर किया था कि क्रय मूल को कितने प्रतिशत लेते हैं, 100%। यानी हमको डिवाइड करना है 100 से। और विक्रय के लिए प्रतिशत क्या डिसाइड हुआ था, विक्रय के लिए प्रतिशत डिसाइड हुआ था 100 में प्लस माइनस करने के बाद इसकी फिगर आती है। अब इसके लिए अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि सुरेश ने एक कार 4,000 रुपए में खरीदी। सुरेश ने एक कार 4,000 रुपए में खरीदी, इसको 10% लाभ लेकर बेच दिया। 4,000 रुपए में खरीदी, खरीदा शब्द आया, इसको मार्क करिएगा। खरीदे शब्द का मतलब ये क्रय मूल हो गया हमारा। यानी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी, उससे हमको क्या डिसाइड हुआ कि क्रय मूल से शुरुआत दी है। अब उसके बाद कह रहा है कि 10% लाभ लेकर इसको बेच दिया, इसका विक्रय मूल्य बताइए। परचेजिंग रेट दिया था आपको 4,000 और 10% प्रॉफिट की बात की गई, 10% लाभ की। तो यहां पर हमने क्या देखा, क्रय से शुरुआत और विक्रय पे अंत। यानी हमको पता लग गया कि हमको किस प्रतिशत से भाग देना है और किस प्रतिशत से गुणा करना है। डिवाइडिंग फिगर क्या होगी हमारी, भाग देने वाला प्रतिशत क्या होगा 100, और गुणा करने वाला 100 प्लस माइनस लिखा है। प्लस का मतलब लाभ से है और माइनस का मतलब हानि से। 10% लाभ पर हमने बेचा, यानी 100 प्लस 10 110, यानी 4,000 को डिवाइड किया हमने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया 110 से। इन 2 फिगर्स की केवल गलती बचानी है हमको। क्वेश्चन की लाइन फिर से ध्यान दीजिए और सॉल्यूशन का ध्यान दीजिए कि एक वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदा गया। इतनी लाइन पढ़ते ही डिसाइड हो गया कि 4,000 को डिवाइड करना है 100 से और 10% लाभ पर बेचा, यानी 100 प्लस 10, यहां पर आ गई फिगर हमारे पास 110। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 4400, यानी 4,400 रुपए। यानी एक बार बेसिक पहले क्लियर करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे सेकंड स्टेज आ गई, विक्रय से शुरुआत क्रय पे अंत। विक्रय से शुरुआत हुई है तो डिवाइड करना है 100 प्लस माइनस से, और क्रय पे अंत हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। विक्रय से शुरुआत 100 प्लस माइनस और विक्रय पे अंत 100 प्लस माइनस। यानी सबसे मेन क्वेश्चन की लाइन पढ़ते ही हमको ये डिसाइड कर लेना है कि ये क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है कि थर्ड टाइप है। टाइप क्लियर जैसे ही रहेगा, कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान हो जाता है। इसका हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लाभ हानि से संबंधित कॉन्सेप्ट को, उसके बेसिक को अच्छे से कंप्लीट किया। अब बेसिक कंप्लीट होने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद, इसके तरीकों को समझने के बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और किस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं या कैसे आ सकते हैं या कैसे आए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग लेके आएंगे अपने अगले लेक्चर में।